बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वेलकम टू सियासी शतरंज। मैं हूं तलाज होती। ख़वातीन और हज़रात, हम जानते हैं कि आज का दिन भी अदालतों की अहमियत का दिन रहा। आज भी अदालतों से ऐसी खबरें आती रही जिसने पूरे मुल्क को हिलाए रखा, जगाए रखा और सोचने पर मजबूर किया कि हम किस तरफ जा रहे हैं। यकीनन बहुत सारे अहम फैसले आज अदालत में किए गए हैं, उन पर आज के प्रोग्राम में हम तफसीलन बात करेंगे। ताहयात नहली खत्म कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ने खुद कहा कि कोई शख्स अगर मुल्क को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाए और 5 साल के बाद फिर से अहल हो जाए पावर में आने के लिए, तो उसका नुकसान क्या होगा। आज के प्रोग्राम में तफसीलन इस बात पर भी हम बात करेंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड की दरखास्त थी सुप्रीम कोर्ट में। लतीफ खोसा पीटीआई के वकील पेश हुए। 15 जनवरी तक की समाअत मुलतवी हो गई है और यकीनन लतीफ खोसा ने कहा कि दफा 144 लगाकर हमारे लिए मुश्किलात पैदा की जा रही है, हमारे खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम हुकूमत नहीं, दफा 144 और एमपीओ सबके लिए बराबर होना चाहिए, किसी के लिए खास कानून नहीं होना चाहिए। साथ साथ जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद का रेफरेंस भी आज सुना गया और कहा गया कि कसूरवार कौन है, सुप्रीम कोर्ट या प्रोसिक्यूशन। फैसला होना बहुत जरूरी है। और यह भी कहा गया कि क्या एक जज के इंटरव्यू से पूरी सुप्रीम कोर्ट को मलाइन किया जाना चाहिए या नहीं। आज के प्रोग्राम में तफसीलन इस पर भी बात होगी। काकड़ साहब ने भी बयान दे दिया है कि पीटीआई को वोट दिया था, अब नहीं दूंगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की गहमा गहमी यह है कि उनकी जो इलेक्शन कमिश्नर के सेक्रेटरी हैं उमर हमीद खान साहब, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जराए ये बता रहे हैं कि उन्हें बली का बकरा बनाया जा रहा था। उन्होंने कहा कि मैं बीमार हो गया हूं, मैं काम नहीं कर सकता, कोई दूसरा अफसर आने को तैयार भी नहीं है उनके ओहदे पर, और उनका जो इस्तीफा है वो इलेक्शन कमीशन कबूल नहीं कर रहा है क्योंकि मुश्किलात बड़ी होंगी सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के लिए। लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक बड़ी खतरे की घंटी मेरी नजर में यह है कि मुल्क के कर्जे जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं, ये एक टाइम बॉम्ब है जो कि मुआशी तौर पर हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित होगा, बहुत महंगा खतरनाक होगा। और हमें सोचना है कि हम इसे किस तरह इसको कोप करेंगे। सियासी जमातों के पास क्या प्लान है, क्योंकि जो आज डेटा आया है उसके मुताबिक निगरान हुकूमत ने पिछले 1 साल में जितना कर्जा लिया है किसी निगरान हुकूमत ने तारीख में नहीं लिया है। और हमारे मजमूई कर्जे जो हैं वो इस वक्त मकामी कर्जे 40,956 अरब पे खड़े हैं, गैर मुल्की कर्जे 22,434 अरब रुपए पे खड़े हैं। जो हमारे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज है 1 साल में 1400 अरब का नुकसान कर दिया। पूरा पावर सेक्टर नुकसान कर रहा है, लेकिन कोई उसको सही करने को तैयार नहीं है। इसके ऊपर भी आज के प्रोग्राम में तफसीलन गुफ्तगू होगी। मेरे साथ बड़े कमाल इस वक्त पैनल मौजूद है। विदाउट एनी फर्दर डिले उनका तारुफ करवाता चलूं। कराची स्टूडियो में मुझे ज्वाइन किया है नायब अमीर जमात इस्लामी, कराची और पार्लियामानी लीडर भी हैं सिटी काउंसिल के, एडवोकेट सैफुद्दीन साहब। थैंक यू सो वेरी मच एडवोकेट साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। नायब सदर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग फैसल नदीम साहब मेरे साथ कराची स्टूडियो में। फैसल साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सेनेटर डॉक्टर असद अशर साहब ने मुझे स्काइप पर ज्वाइन किया हुआ है। डॉक्टर साहब थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। याया फरीद कानूनी राय माहिर एक्सपर्ट लॉ के, हमें अपना टाइम दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया याया साहब आपका भी। खुर्रम शहजाद माहिर मुआशियात आगे चल के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन इससे पहले कि मैं अपने पैनल से गुफ्तगू का आगाज करूं, जल्दी से लीजिए एक ब्रेक, फिर होगी बात। सबसे पहले मैं अपने पैनल से जो सवाल पूछना चाहता हूं वो ताहयात नाहली केस से मुताल्लिक है, लेकिन उसका जिक्र करने से पहले मैं 2 आपके सामने एक ऐसी स्टोरीज रखना चाहूंगा अपने पैनल के सामने जो कि मुझे लगता है कि जुड़ती हैं इस सिस्टम से। पहली खबर आपको जो देना चाहूंगा कि सिंध असेंबली में 1982 में 13 साल की उम्र में जो शख्स भर्ती हुआ था, हबीब समेजो, 13 साल की उम्र में भर्ती हुआ था, जो कि गैर कानूनी। क्या लगा था 13 साल की उम्र में चौकीदार, आज वो 20वें ग्रेड का अफसर है। तहकीकात शुरू कर दी गई है। पूछा जा रहा है कि भाई कैसे 13 साल की उम्र में भर्ती हुआ, फिर कैसे ये आज 20वें ग्रेड में आ चुका है। कोई पूछने वाला नहीं है कि चौकीदार की कैपेसिटी क्या होती है दिमागी तौर पे, उसको आप 20वें ग्रेड में बिठाएंगे तो मुल्क का हाल क्या होगा। मुल्क का हाल इसलिए भी तबाह हुआ है। एक और बड़ी खबर आपके सामने रखता हूं, इससे ही मालूम पड़ जाएगा कि मुल्क आज इस नहज पे कैसे पहुंचा है। 2 जज थे, सेशन जज थे 2014 में। एक के बेटे को दूसरे सेशन जज की बेटी से प्यार हो गया, शादी करने की ख्वाहिश कर दी, लेकिन फिर लाशारी साहब, एक जज थे सिकंदर लाशारी, दूसरे थे हुसैन शाहानी। सिकंदर लाशारी ने कहा कि नहीं, मेरी बेटी लव मैरिज नहीं करेगी, और उन्होंने हुसैन शाहानी के बेटे को कत्ल करवा दिया। 2014 में ये केस शुरू हुआ, 2018 में उनको सजाए मौत हो गई, अदालत से मुअत्तल हो गए। लेकिन सुभान अल्लाह, सिस्टम का हाल देखिए, 10 साल हो गए, अदालत से पैसे ले रहे हैं, अपनी सैलरी ले रहे हैं, अपने मुराहत ले रहे हैं, सब ले रहे हैं। सजाए मौत पाने वाले उस शख्स को भी मुराहत मिल रही है। तो फिर ताहयात नाअहली क्यों हो? मैं भी समझता हूं खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि इस तरह का सिस्टम है। तो फिर ताहयात नाअहली तो नहीं होनी चाहिए। एडवोकेट सैफुद्दीन साहब, आपसे मैं शुरू करना चाहूंगा। आज हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने भी कह दिया कि वाज़ेह कर दिया कि बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज ये दिया कि चीफ जस्टिस ने मुकालमा हो रहा था वकील मखदूम अली साहब के साथ, तो वो कहते हैं जनरल अयूब के वक्त से लेकर आगे तक तजावुज किया गया आइन पर,
पूरे मुल्क को तबाह करने वाला 5 साल बाद अहल हो जाता है और आज फैसला भी यही आया है। तो आपकी नजर में सर ये नुकसानदेह फैसला है पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए या फायदेमंद? सैफुद्दीन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे जो अहम बात मेरे नज़दीक इसमें यह है कि जिस तरीके से फ़ैसले तब्दील होते हैं और जिस तरीके से उसके मुताल्लिक़ पहले से लोगों को अंदाज़ा हो जाता है कि क्या फ़ैसला होने वाला है, ये बड़ी तशवीशनाक बात है। फिर सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस ख़ुद बैठकर जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के पुराने जजों के मुताल्लिक़ तबसरे फरमा रहे हैं और तस्वीरें दिखा दिखा कर घड़ी घड़ी कहते हैं कि इन लोगों को देखें, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट की अपनी क्रेडिबिलिटी बड़ी ख़त्म होती जा रही है, ख़राब होती जा रही है। अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का फ़ैसला खुलने जा रहा है। मैं कहता हूँ कौन कौन से फ़ैसले आप खोलेंगे और किस किस फ़ैसले पर आप जो है तबसरे करेंगे, किस किस को रिव्यू करेंगे, किस पे नज़र षानी करेंगे। ये देखिए ना, ताहयात नाहली केस का फ़ैसला है। ताहयात नाहली केस का फ़ैसला अचानक जनाब समाअत भी शुरू हो गई। नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, उनके आने से पहले शोर शराबा शुरू हो गया कि सारे मामलात सेट हो गए हैं, ठीक हो जाएंगे। और उसी तरतीब से और तेज़ रफ्तारी के साथ पाकिस्तान में इंसाफ आप देखते हैं कि किस तरीके से मिलता है। लोग एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मर जाते हैं लेकिन इंसाफ नहीं मिलता। गरीब आदमी का तो अदालत में घुसना भी शायद मुश्किल होता है, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान तशरीफ़ लाते हैं, उनकी अदालतों से बेल हो जाती है, उनका बायोमेट्रिक एयरपोर्ट पर हो जाता है, उनकी सज़ा जो है एक ही दिन में ख़त्म हो जाती है। उसके बाद जनाब ये 52(1)F के तहत जो 62(1)F के तहत जो नाअहली का केस है, ये भी अचानक समाअत के लग जाता है। पुरानी जो सुप्रीम कोर्ट की तशरीह है वो ख़त्म कर दी जाती है। देखिए, सारी बातें बड़ी मशकूक हो जाती हैं। मैं ख़ुद वकील हूँ और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अदालतों के फ़ैसले जो हैं वो मज़ीद कन्फ्यूजन में इजाफा कर रहे हैं, मज़ीद क्रेडिबिलिटी को ख़त्म कर रहे हैं। काजी फ़ायद इस हिसाब से लोगों को अदालतें फैसले कर रही हैं, अदालतों से कोई फैसले करवा रहे हैं? देखिए, अब भुट्टो साहब की फांसी का फ़ैसला, इसके बाद बहुत सारे फ़ैसले, उसमें खुद जज हजरात के तबसरे, खुद हमारे काजी फ़ायद ईसा साहब के तबसरे, और वो घड़ी घड़ी वकला से कहते हैं कि आप कहते हुए क्यों डरते हैं, आप बताएं किसने ये करवाया। तो ये सारी बातें जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब खुद अपने मुंह से कह रहे हैं, वही तो जाहिर हो रहा है कि फैसले कोई करवा रहा था। अब मुझे आप ये बता दीजिए कि आइंदा आने वाला जो चीफ जस्टिस है वो मौजूदा चीफ जस्टिस के मुताल्लिक भी अगर यही वाले तबसरे करेगा तो आप मुझे बताइए पाकिस्तान कहाँ जाकर खड़ा होगा। राइट सैफ साहब। फैसल साहब, आपकी नज़र में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की राय में क्या ये ताहयात नाअहली का जो फैसला आया है ये दुरुस्त आया है, कानून का बोलबाला हुआ है? मैं जो है सैफुद्दीन साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि एक तरफ तो सूरत हाल ये है कि हमारी अदालतें जो है वो पूरी दुनिया में 138वें नंबर पर हैं, और सूरत हाल ये है कि एक बंदा जाकर अदालतों में अपना मुकदमा लेकर जाता है, वो केस अपना पेश करता है और केस पेश करने के बाद उसकी औलाद या औलाद की औलाद भी वो फैसला नहीं ले पाती। यानी इस वक्त जो सूरत हाल है वो इस तरह की है। अगर आप चले जाएँ तो लाखों मुकदमात हैं जो अदालतों में मौजूद है और उनके फैसले नहीं हो पाते। तो इस कैफियत में ये रातों रात होने वाले जितने भी फैसले हैं इनको लाजमी तौर पर देखना चाहिए। इस वक्त जो मुल्क के मसाइल हैं उन मसाइल में सबसे बड़ा मसला दौरा निज़ाम इंसाफ है, डबल स्टैंडर्ड। बिल्कुल इसी तरह की कैफियत है कि अवामुन्नास जो हैं उनकी सूरत हाल आप जाकर जो है वो सिविल कोर्ट से लेकर सेशन कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक तो मेरा ख्याल है कि अवामुन्नास में से मौत की सजा पाने वाला जज तनख्वाह ले रहा है सर, अंदाजा कीजिए। बड़ी बात आपने की है कि मौत की सजा लेने वाला, और इसी को लेकर आप आगे बढ़ें, इसी को लेकर आगे बढ़ें तो फिर आपकी मकसद जो ना समझ में बात आ जाएगी कि इस मुल्क के साथ जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ा शानदार बनाया है, सारे वसाइल इसमें दिए हैं, लेकिन वसाइल की लूट मार की ये कैफियत है। आप किसी भी इदारे में चले जाएं, अभी आपने मकसद जो है वो सिर्फ एक तरफ इशारा किया है, आप स्कूलों में चले जाएं, आप अस्पतालों में चले जाएं, सरकारी दीगर इदारों में चले जाएं, तो आपको बिल्कुल यही सूरत हाल मिलेगी कि घोस्ट मुलाजमीन होंगे और वो ये सारा चौकीदार अगर 20 ग्रेड का अफसर बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इस मुल्क में। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं PMLN की राय भी जान लेता हूँ। सेनेटर डॉक्टर असद साहब, एक तो आपकी पार्टी के ऊपर फिर से तनकीद शुरू हो जाती है, ऐसे फैसला कोई आता है जो नवाज शरीफ साहब के हक में हो, तो किस तरह आप रिस्पॉन्ड करेंगे इस तनकीद को? और जो बात चीफ जस्टिस ने भी कही कि अगर कोई मुल्क को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाए तो 5 साल के बाद दोबारा अहल हो जाएगा, दोबारा आके नुकसान पहुंचाए, हम तो बने ही इसलिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब नाअहली होती है तो वो किसी चीज़ के लिए होती है। अगर आपने MNA MP की या सेनेटर की या किसी और चीज़ के कागज़ जमा कराए हैं तो वो एक स्पेसिफाइड मुद्दत के लिए होते हैं, और उसी में आप जो है उसी वक्त चेक किया जाता है या कागजात देखे जाते हैं कि अहल है कि नहीं है। वो अहलियत जो है वो उसी वक्त के लिए होती है और वहीं पे होती है। उसके बाद अगर आप दोबारा देते हैं तो वो वाले कागजात या वो वाली अहलियत पे नहीं परखा जाता, बल्कि आपको वो स्टेटमेंट
दिया जाता है, परखा जाता है अहलियत आपकी, जो आप उधर उस वक्त फॉर्म फिल करके भर के जमा कराते हैं। कहने का मकसद ये है कि ये कोई आनन फानन चीज़ें नहीं हुई, बहुत देर से जब से कन्विक्शन की थी, और आपको भी पता है कन्विक्शन किस तरह हुई थी। मॉनिटरिंग जज हिस्ट्री में कभी नहीं लगे, जेआईटी कभी नहीं बनी, और जो चीज़ें हुई हैं जज ने खुद आके सबके सामने कहा, और फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने ये बयान दे के आपने जो कन्फेशन की है कि मैंने प्रेशर में और किसी के कहने पे ये साकिब निसार साहब के कहने पे ये सजा दी है। आपने 10,000 जजेस का मौजूदा जो छोटे और बड़े से जूनियर और सीनियर कोर्ट्स में है उन सबका सर जो है शर्म से शर्मिंदा कर दिया हम सबको, हम सर जो है शर्म से झुका दिए हैं। कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर जब तक आइन की सही तशरीह नहीं होगी, देखे ना एक ही केस में पिछले चीफ जस्टिस साहब ने जो धड़ाधड़, आपको पता है दर्जनों के हिसाब से एक दिन में केसेस लगते थे, और दर्जनों के हिसाब से जो है वो बेल होती थी और रिलीफ मिलता था, और गुड टू सी यू कहा जाता था, अपनी गाड़ी जो है ऑफिशियल दी जाती थी, सिसिलियन माफिया सर, सिसिलियन माफिया, 5 स्टार फैसिलिटीज दी जाती थी। उन्होंने ये बात कही कि ये बड़ा ब्लैक लॉ है, और जो फैसल वाडा का केस था उसी में आप देख लें कि वो क्या रिवर्स किया उन्होंने। तो ये जो अपनी पसंद और नापसंद आइन को छोड़ के, कॉन्स्टिट्यूशन को छोड़ के अपनी पसंद से जो इंटरप्रिटेशन करते हैं, ये नहीं होनी चाहिए। और यही वजह है कि फिर आजकल बड़ा अच्छा हो रहा है, मैं इस चीज की अप्रिशिएट करूंगा कि ये जो लाइव कवरेज दिखाई जा रही है, वुकला जो है इनकी एबिलिटी भी पता लगे ना कि क्या है। बिल्कुल सही, इनको यही नहीं पता होता है, कोर्ट्स में पहुंच जाते हैं कि इन्होंने प्रे क्या किया है, वो पूछते हैं आप प्रे तो बताएं क्या किया है, उनको यही नहीं पता होती प्रे क्या की है। तो ये सियासी तकारीर और सियासी वुकला जो है ना, ये असल में वो है जो पार्टीज और मुल्क की वो कर रहे हैं। जो प्रोफेशनल लोग हैं ना, आज इमरान खान या पीटीआई जिस जगह पहुंची है, ये सिर्फ इसी वजह से पहुंची है कि इनके वकील माशाल्लाह नईम बुखारी साहब ने बता दिया किस किस्म के थे। और यही जब तक प्रोफेशनल थॉरो जो हैं वकील नहीं आएंगे, आइन की और कॉन्स्टिट्यूशन की तशरीह और जो क्लॉजेज हैं उनको सही तरह इंटरप्रेट नहीं किया जाएगा, अपना मौक़िफ़ नहीं बताया जाएगा कि हम किस लिए आए हैं। ये समझते हैं हर केस जो है कोर्ट्स में जाके रिलीफ ले लेंगे। बाबा कोई मासी का वेड़ा नहीं है, वो कोर्ट्स हैं, सुपीरियर और हायर कोर्ट्स हैं, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन करनी है। और ये जो लाइव कवरेज है ये बिल्कुल ठीक हो रही है, कौम भी पढ़ी लिखी है, समझती है कि किसने कौन से आर्गूमेंट दिए, किसके आर्गूमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है, और किसके आर्गूमेंट जो है वो सियासी तकरीर है कोर्ट्स के अंदर। तो इसीलिए शॉर्ट जजमेंट जो आ रही है वो भी बहुत अच्छी है। मेरे ख्याल में जजेस को भी फौरन ही, मैं तो समझा था सर आप मेरे लिए मिठाई भिजवाएंगे, लेकिन आप उस लेवल का जश्न मना नहीं रहे हैं। और है ये अगेंस्ट है और ये मेरा फैसला है। चलें ठीक है। याया भाई आपकी तरफ आना चाहूँगा। आज के ताहयात नाअहली वाले केस के फैसले से अदालतों के वक़ार में, उनके स्टैचर में, ऑनरेबल जजेस की इज़्ज़त में आप समझते हैं इजाफा हुआ या नहीं? क्योंकि हम एट द सेम टाइम चीफ जस्टिस के अपने रिमार्क्स थे कि कोई बहुत बड़े गुनाह का मुर्तकब हो, गद्दारी का, कत्ल का मुर्तकब हो, 5 साल के बाद वापस आ जाए पावर में और फिर वही नुकसान पहुंचाए। तो मेरी नज़र में तो ये मुझे प्ली बार्गेन याद आ गया नैब का कि 1000 रुपए की चोरी करो, 100 रुपए जमा कराओ, 900 घर ले जाओ। आप क्या इस पर रोशनी डालेंगे याया साहब? देखिए, मेरे ख्याल में मैं इस बात से तो बिल्कुल एग्री नहीं करता कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने अर्लियर ऑर्डर्स को ओवर रूल करे तो इससे कोई कन्फ्यूजन फैलती है। सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर ही इसलिए है ताकि वो रेस्टोरेटिव या क्यूरेटिव जुरिस्डिक्शन के अंदर कन्फ्यूजन ऐसे फैलती नहीं यार साहब, पिछले वाले जजों ने गलत फैसले कर दिए जल्दबाजी में। जी जी, तो मेरे ख्याल में अगर तो आज की सुप्रीम कोर्ट इस बात को एडमिट कर रही है कि पुरानी सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रीचिंग पावर्स इस्तेमाल करके आर्टिकल 62(1)(f) की गलत तशरीह की, तो इसमें हमें कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए। गलत तशरीह की कोई सजा नहीं है वैसे याया साहब, गलत तशरीह की कोई सजा हो जज के लिए? देखिए, गलत तशरीह की सजा यही है कि आज मैं और आप और आज सारा पाकिस्तान ये बात कर रहा है कि शायद पुराना जो बेंच था जिसने वो फैसला दिया वो फैसला गलत दिया था, या उसकी देखिए फैसलों की भी जो इंटरप्रिटेशंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन की भी, वो भी बहुत ज़्यादा लिंक्ड होती है आपकी सोसाइटल जो सोसाइटी में चल रहा है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी डिबेट है, इसके ऊपर तो खैर PhDs लोग कर लेते हैं कि ये जो फैसले हैं ओवर रूलिंग के ऊपर। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने ये फैसला नहीं करना था कि क्या
डिसक्वालिफिकेशंस होनी चाहिए या कितने टाइम के लिए होनी चाहिए। जो इम्पोर्टेंट बात थी सुप्रीम कोर्ट के सामने वो ये थी कि क्या सुप्रीम कोर्ट जो है वो कॉम्पिटेंट है इस बात को डिसाइड करने के लिए कि ये कौन सी कोर्ट ऑफ लॉ है जो डिक्लेयर करेगा किसी को भी सादिक अमीन, या क्या सुप्रीम कोर्ट कॉम्पिटेंट है कि वो उस प्रोसीजर को खुद ले डाउन करके एक ट्रायल करके सिविल राइट्स और ऑब्लिगेशंस को जो है वो लिस्ट डाउन कर दें। क्योंकि देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में जहाँ 62(1)(f था वहाँ पे आर्टिकल नंबर 17 जो राइट टू एवरी इंडिविजुअल को राइट देता है टू कंटेस्ट इलेक्शंस, और आर्टिकल 10 भी है 10A जो राइट टू फेयर ट्रायल कहता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज जो है इस बात की का तो डिसाइड कर लिया है कि एटलीस्ट ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं करेगा बल्कि ये फैसला पाकिस्तान की आवाम करेगी। देखिए ये फैसले लेकिन याया साहब, कौन याया सादिक है। साहब, जुल्फिकार अली भुट्टो रेफरेंस के अंदर भी ये बात हो रही थी कि मालूम करना है कसूरवार कौन है, सुप्रीम कोर्ट या प्रोसिक्यूशन। क्या एक जज के इंटरव्यू से पूरी सुप्रीम कोर्ट मलाइन हो जाती है, उनके दामन पे दाग लग जाता है? उस केस के अंदर भी ऐसी बातें हो रही थी जिसके ऊपर हम कह सकते हैं, खुद वो जजेस कह रहे हैं कि जो करेक्टर रहा है सुप्रीम कोर्ट का वो डिस्कस होगा कि वो मॉरल था कि नहीं था, सही फैसले हुए कि नहीं हुए। तो ओवरऑल कोर्ट्स के जो इंप्रेशन, जो उनका इमेज है सर, उसके ऊपर काफी सारी उंगलियां उठाई जा रही हैं इस वक्त। जी बिल्कुल, इस बात पे कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के माजी के जो फैसले हैं उनके ऊपर आप ज़रूर एनालाइज कर सकते हैं और क्रिटिकल फीडबैक भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कह दें कि इसको क्यूरेट या रिस्टोर नहीं किया जा सकता और सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर नहीं होनी चाहिए, तो वो मेरे ख्याल में आपके लिए एक ज़्यादा बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल डिजास्टर क्रिएट कर देगा। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि सुप्रीम कोर्ट अगर तो उनको लगता है कि पुरानी जो रूलिंग थी वो ओवर रीडिंग थी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको ओवर रूल करती है कि कोई तो मैकेनिज्म सुप्रीम कोर्ट के पास होना चाहिए रिस्टोर करने के लिए। मेरा ख्याल ये है कि जो आज का जो फैसला है वो पाकिस्तान की आवाम की जीत है, वो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की जीत है। और समीउल्लाह बलोच के अंदर जब 5 जज साहिबान ने इलेक्टेबल्स को डिक्लेयर कर दिया था कि ये सादिक अमीन है या ये नहीं है, आई थिंक इस प्रैक्टिस से भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो हटी है। क्योंकि मेरे ख्याल में ये 5, 10, 17, 50, 100 लोगों का फैसला नहीं है, ये पाकिस्तानी अवाम का फैसला है जो पार्लियामेंट के थ्रू ये फैसला किया जाएगा इलेक्शंस एक्ट की अमेंडमेंट करके या किसी राइट, भी इन राइट। सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन के थ्रू। ये किसी को भी इतनी डिस्क्रेशन नहीं मिलनी चाहिए कि वो इस तरह की डिक्लेरेशन दे दे। और आज सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि 62(1)(f जो है इट्स अ नॉन सेल्फ एग्जीक्यूटरी आर्टिकल। मतलब ये है कि ये ठीक, कोई प्रोसीजर प्रोसेस ठीक या है यार साहब। आइडेंटिफिकेशन जो है वो ले डाउन नहीं करा, रादर देन ये है कि ये सिर्फ एक क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है। लेकिन जो समीउल्लाह बलोच का केस था उसने तो शायद एक पूरा मैकेनिज्म और पूरा प्रोसेस और पूरा प्रोसीजर और ये कौन सा कोर्ट कॉम्पिटेंट है और कैसे देगा ये सारा कुछ ले डाउन कर दिया था। प्रॉब्लम समीउल्लाह बलोच की जजमेंट थी। और इस बात पे भी कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि ज़रूर पार्लियामेंट को, मैं पार्लियामेंट नहीं कहूँगा, मैं इसको पाकिस्तान की आवाम कहूँगा कि पाकिस्तानी आवाम को कोई कंडीशन सेट करनी होगी कि अगर कोई शख्स कोई हीनियस क्राइम करता है, कोई करप्शन करता है, कोई सिविल क्राइम करता है, तो क्या वो हर 5 साल के बाद वापस आकर रिपीट करता यकीनन, रहेगा आई या अग्री, इसको 10 से जिस तरीके से वो इलेक्शंस को डिले करने के लिए 13 सेनेटर्स करारदाद ले आए हैं, वो 13 ही चाहें तो मिलकर ऐसी भी एक करारदाद ले आए जिसमें सेट कर दिया जाए ये पैटर्न कि अगर कोई इस क्राइम में पकड़ा जाए तो ताहयात नाअहली होनी चाहिए। एक ब्रेक की तरफ जी मुझे बढ़ना है। ब्रेक से वापस आके हम डिस्कस करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के किरदार को। उनके सेक्रेटरी छुट्टियों पर जाना चाहते हैं, वो जाने नहीं दे रहे, क्यों? जानेंगे सियासी जमातों से उनकी राय ब्रेक के बाद। जब पीटीआई के लतीफ खोसा सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे दरखास्त लेकर लेवल प्लेइंग फील्ड केस की समाअत थी उनकी, और फिर उन्होंने कहा अदालत से कि दफा 144 लगाकर पीटीआई के खिलाफ कार्रवाइयां की जाती हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा हम हुकूमत तो नहीं लेकिन हाँ दफा 144 हो या एमपी हो सबके लिए बराबर होना चाहिए। लेकिन एक बात तो वाज़ेह है कि हर सियासी जमात यही कह रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं मिल रही है, सबको बराबर राइट्स नहीं दिए जा रहे हैं। क्या वजूहत हैं, क्या सियासी जमातें मुतमईन हैं इलेक्शन कमीशन से? क्योंकि खबर यह भी है कि इलेक्शन कमीशन के जो सेक्रेटरी हैं वो छुट्टियों पर जाना चाह रहे थे, उमर हमीद खान साहब, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया कि मैं ये काम नहीं कर सकता, जिसके बाद वो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ है क्योंकि काफ़ी सारे सोर्सेज ये कह रहे हैं कि उनको बली का बकरा बनाया जा रहा है और वो बकरा नहीं बनना चाहते हैं, कुर्बानी नहीं देना चाहते हैं, और कोई और अफसर सामने भी नहीं आ रहा जो उस कुर्बानी के लायक हो, क्योंकि हालात इस वक्त ऐसे ही हैं, इलेक्शन सर पे खड़ा है और ऐसी इंपॉर्टेंट पोजीशन खाली हो ये भी मुमकिन नहीं है। फैसल साहब, आपकी नज़र में इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई, किरदार, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है? क्या आप मुकम्मल मुतमईन है? क्या आपकी जमात पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग
मुतमईन है इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई से, या कुछ आपके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं? देखें, इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें तो अवामुन्नास की राय आपको सोशल मीडिया के ज़रिए से और दीगर जो हवाला जाते हैं उनसे मैसर आ रही हैं। वहाँ तो सिर्फ और दुआएं ही उनमें दुआएं उनमें हैं। उनमें इस वक्त बिल्कुल बेइत्मीनानी है, बिल्कुल इस वक्त लोग जो है वो मुतमईन नहीं है। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, इलेक्शन कमीशन हो, अदालतें हों या दीगर जितने भी इदारे हों, उनका झुकाव किसी भी जानिब दिखाई नहीं देना चाहिए। यानी क्या बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है? बिल्कुल हमें भी दिखाई दे रहा है, दीगर लोगों को भी दिखाई दे रहा है। और उसके अलावा मैं एक और भी बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये जो बात की जा रही है और मुसलसल मुतालबा किया जाता है मुख्तलिफ जवानों की मकसद जमातों की तरफ से, और एक जुमला कहा जाता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, तो लेवल प्लेइंग फील्ड की वजाहत भी की जानी चाहिए कि वो क्या चाहते हैं। यानी यहाँ पर हमारे यहाँ पर ये मेरा ख्याल है कि समझा जाता है कि उनके लिए हालात बना दिए जाएँ, उनके लिए सहूलियात फराम कर दी जाए, और उसके बाद उनकी जो इक़्तिदार की जानिब जो रास्ता जाता है उसकी जानिब उनके लिए जो भी रुकावटें वो दूर कर दी हमवार जाए हो तो जाए। मामला ठीक हो जाते हैं। आज एक खबर आई है सांगड़ से, मैं उस पर बात करना चाहता हूँ कि एक उम्मीदवार जो है वो वहाँ खड़े होकर वोटर्स को धमकियाँ दे रहा है, और वोटर्स को धमकियाँ देने के साथ कह रहा है 8 के साथ 9 फरवरी भी आएगा। तो ये भी मैं पूछना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन और दीगर सबसे कि इसके खिलाफ अगर संजीदा इकदाम किए जाएँ। वो वीडियो वायरल हुई थी ना, कुरान पे हलफ ले रहे थे वो हाँ जी, देख उम्मीदवार, लिया, हमें मुस्तकिल वोट है। देंगे। मकसद बैठकर जो है वो बिल्कुल वादे अंदाज में धमकियां दी जा रही हैं, और ये कहा जा रहा है कि 8 के बाद 9 फरवरी आएगा, हम तुम्हें देख लेंगे। तो ये देखने का सिलसिला मुख्तलिफ हल्का जात में जारी है, और अक्सर लोगों से ये शिकायत आती है, और इलेक्शन कमीशन में इस हवाले से कोई सुनवाई जो है वो अवाम की और दीगर सियासी जमातों की नहीं होती। तो मैं कहता हूँ कि बिल्कुल गैर जानिबदाराना जो है वो किरदार होना चाहिए, सबको पता चलना चाहिए, सबको दिखाई देना चाहिए। और इसके साथ अगर मसाइल और मामलात आगे बढ़ेंगे तो फिर आपके इलेक्शन पर सवालात नहीं उठेंगे। और अगर इलेक्शन पर सवालात हों तो उसके बाद फिर आज आप देख लीजिए हसीना वाजिद साहब जो हैं उनकी जो हुकूमत आ चुकी है, और पूरी दुनिया में इस वक्त वावेला जारी है कि वो एक मुतनाज़ हुकूमत है। तो इस तरह की हुकूमतें आने के बाद मुल्क आगे नहीं बढ़ता बल्कि मुल्क पीछे जाता है। बिल्कुल आपने ठीक फरमाया। अब एडवोकेट साहब, हम ये भी जानते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान काफ़ी वक्त से कहते रहे लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, और फिर उन्होंने तारीफ भी की कि अच्छा हुआ कि इलेक्शन डिले करने के लिए करारदाद असेंबली सेनेट में आई है, और फिर वो अफगानिस्तान भी चले गए दौरा करने, वहाँ पे बड़े बड़े लोगों से मिल रहे हैं, अपने साथ उमायदीन भी कुछ कबीलों के लेकर गए हैं। आपकी नज़र में एक तो इलेक्शन कमीशन का रोल, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जिस तरह वो लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं, पीटीआई लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहा है, तो क्या आप लोग भी लेवल प्लेइंग फील्ड ही मांग रहे हैं मेरे ख्याल से? देखिए, एक तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि लेवल प्लेइंग फील्ड मेरे ख्याल में कभी भी नहीं दी जाती, हमेशा छीननी पड़ती है। जी हाँ, हमेशा इन इलेक्शंस को रेगुलेट करने की कोशिश होती है, और इसमें इलेक्शन कमीशन एक टूल का काम अंजाम देता है। अभी गुज़िश्ता बल्दियाती इंतखाबात के अंदर इलेक्शन कमीशन से बड़ा हमारा वास्ता पड़ा, उसमें उसका जो किरदार देखने में आया उससे तो अंदाज़ा हुआ कि इलेक्शन कमीशन नामी कोई चीज़ तो कानून के हिसाब से तो कुछ भी नहीं है, वो तो कहीं से इशारे पाता है या कोई उसकी और पॉलिटिकल वाबस्तगी है या किस वजह से वो फैसले देता है। तो ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। देखिए, आप सेनेट से करारदाद जिस तरह पास हुई है, आप पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात करते हैं ना, तो पार्लियामेंट की बालादस्ती मान लीजिए, फिर आप सेनेट से करारदाद पास हो गई कि इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाए। देखिए, बात यह है कि आप बात कॉल ऑफ फेल में तजाद, आप बात करें, देखिए हम तो सबसे पहले कुरान और सुन्नत की बालादस्ती की बात करते हैं, फिर पाकिस्तान का आइन है चूँकि वो कुरान और सुन्नत के तहफ़्फ़ुज़ की बात करता है, उसके मुताबिक आइन साजी की। तो आप आइन की बालादस्ती की बात करें, अब चीफ जस्टिस साहब बैठकर जिस तरीके से आइन को मुतनाज़ बना रहे हैं, उन्होंने जिस तरीके से 62-63 के मुतालिक कमेंट्स पास करने शुरू किए शुरू दिन से कि जी एक आमिर ने घुसेड़ दिया उसको, तो क्या मान लें उसको? भाई आमिर ने घुसेड़ा था तो उसके बाद पार्लियामेंट ने उसकी तौसीक़ भी की, और आज तक पार्लियामेंट उस पर अमल कर रही है। तो आप इस पर इसमें से किन किन चीज़ों पर, इस बुनियाद पर देखिए, बात यह है सुप्रीम कोर्ट का काम जो है वो आइन पर अमल दरामद करना है। सुप्रीम कोर्ट अगर इस बुनियाद पर कि इसने क्यों ये घुसेड़ा, उसने वो क्यों घुसेड़ा, तो ये कोई तरीक़ा नहीं है। पाकिस्तान में जो इलेक्शन रेगुलेट करने का सिलसिला है, इसको मेरे नज़दीक ख़त्म होना चाहिए। हकीकत में लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। इस वक्त हकीकी बात यह है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा, नहीं दिए जा रहा, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने जिस तरह खोसा साहब से सवालात किए हैं कि हमें नहीं पता कि आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, और आप उसके सबूत लेकर आएँ। देखिए, पूरी दुनिया को नज़र आ रहा है जो कुछ हो रहा है। तो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट को इससे थोड़ा बेहतर किरदार अदा करना चाहिए। ये बात अपनी जगह है कि खोसा साहब की आज हमें वो तैयारी नज़र नहीं आई जो एक वकील की तैयारी होनी चाहिए, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन अगर वकील की तैयारी ना हो तो इसकी बुनियाद पर आप इतना बड़ा वो तो नहीं कर सकते आप कि एक डिज़ास्टर कर देंगे जी। एक पार्टी को अगर बिल्कुल दीवार से लगा दिया गया है, उसका निशान छीन लिया गया है, उसके लोगों के कागजात रिजेक्ट किए जा रहे हैं,
तो आप कहें जी हमें नहीं पता लग रहा। तो बिल्कुल इसलिए मैं कहता हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। जमात इस्लामी इस बात की हामी है कि सीटें हमें कम मिलें, ज़्यादा मिले, फेयर इलेक्शन होना चाहिए। ये रेगुलेट करने का, मैनिपुलेट करने का और खलाई मखलूक के मुसलसल मुदाखलत का सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। पाकिस्तान तबाह हो रहा है इससे। बेशक बेशक, बिलाशुबा हमें नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हो रहा है। डॉक्टर असद, अब आपके इत्तेहादी हैं MQM वाले। MQM से हमें गुज़िश्ता रोज़ खबर यही सुनने को मिली कि उनके पास अभी भी बॉयकॉट का ऑप्शन खुला हुआ है। खालिद मकबूल का ये बयान आया जिसके बाद सब परेशान हो गए। आपके इत्तेहादी हैं डॉक्टर असद, JUI फे मौलाना फजलुर रहमान को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन उनके इलाके में बहुत ख़राब है। वो इस वक्त अफगानिस्तान के दौरे पर चले गए हैं मुलाकातें करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे शायद उनसे कोई मुलाकातें ऐसी हो नहीं रही थी। ऐसे में आप वाहिद जमात रह जाते हैं जिसको लेवल प्लेइंग फील्ड से कोई तकलीफ नहीं है और मुत्तमईन नजर आ रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड से। आप थोड़ी रोशनी डालेंगे सर, आपके इत्तेहादी मुश्किल में और आप खुश? देखिए, पहले तो मैं आपकी थोड़ी सी तशरीह करना चाहूँगा कि आप दुनिया के आप उनको अपडेट कर रहे हैं अवाम को, पाकिस्तानी। हमारा किसी से कोई इत्तेहाद नहीं है। क्या कोई कॉमन पार्लिमानी बोर्ड बना है इत्तेहाद का जो टिकट इशू करे, जैसे MMA में हुआ था, या PDM की जिस तरह हुकूमत थी कि वो सारे मिल के कर रहे थे? हमारा कोई इत्तेहाद नहीं हुआ। हाँ, बात जरूर चल रही है मुख्तलिफ पार्टी से। कोई भी पार्टी ये क्लेम नहीं कर सकती वो पूरे पाकिस्तान में इक्वली पॉपुलर है और उसका वोट बैंक हर एक जगह एक ही तरह का है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कमजोरी है और वहाँ वो फिर सीट एडजस्टमेंट करते हैं। ये आज से नहीं हो रहा, ये जब से पाकिस्तान की हिस्ट्री है सियासत की और इलेक्शन की, उसमें ये हो रहा है। और हमारा किसी से कोई इत्तेहाद नहीं है, ना किसी से वो है। हाँ, बात हो रही है, अभी फाइनल भी नहीं हुई कि सीट जनरल किन किन सीटों पे होगी। सीट जनरल लोकल होती है और कुछ सीटों में थे। ये इत्तेहाद नहीं होता कि दोनों पार्टियों के सदर बैठ के फिर डिसाइड करें किस किस को टिकट देनी कॉमन पूल से। इसे इत्तेहाद कहते हैं। और इसके कैंडिडेट जो होते हैं वो इलेक्शन में फिर इत्तेहादी बन के कैंडिडेट जाते हैं। वो कहते हैं कि जी हम नुमाइंदे हम फलां साहब के, हम नादिम उनके भी हैं, हम जरदारी साहब के भी हैं, हम नवाज शरीफ साहब के भी हैं, हम काजी हुसैन के भी हैं। इसको इत्तेहाद कहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। चले मैं आपके लिए सर मैं रिफ्रेश कर देता हूं, मैं रिफ्रेश कर देता हूं। वो पार्टियां जो आपके करीबी दोस्ताना ताल्लुकात जिनके साथ आपके हैं उनको मुश्किलात हैं। चले मैं रिफ्रेश कर देता हूं। अब दोस्त की मुश्किलात की भी परवाह क्या नून लीग को नहीं होगी हुजूर? देखिए, दोस्ती किस चीज की है? वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। हाँ, सीट एडजस्टमेंट जरूर हम कर रहे हैं। आपने देखा नहीं थी आज से कोई 1.5 साल पहले क्या ये हमारे दोस्त थे? ये किन के दोस्त थे? ये किन के दोस्त थे? चले मौलाना फजलुर रहमान तो 1.5 साल पहले भी आपके दोस्त थे। देखिए, मौलाना एक PDM बनी थी, उसमें थे, बिल्कुल थे। वो एक जो RTS बिठा के हुकूमत लाई गई थी, उसको हटाने के लिए या उसको जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए, उसके लिए वो बना गया था। उसमें भी सीट एडजस्टमेंट वाली कोई बात नहीं थी, ना इत्तेहाद वाली बात थी। आपने देखा नहीं, पीपल्स पार्टी बीच में से निकल गई थी, वो फिर वापस आ गई जब वो हुआ सब PDM की हुकूमत, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ। तो उसका ये मतलब नहीं कि वो इत्तेहादी थे या वो नाराज हो गए या वो दोस्त थे। पॉलिटिकल पार्टीज आपस में बात करती रहती है और उन्हें करते रहना चाहिए। यही जमहूरियत का हुस्न है और इसी से पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। ये नहीं हो सकता कि मैं एक पार्टी जो है जिसे कहते हैं रूठ के बैठ जी और मुंह फेर ले कि मैंने किसी से बात नहीं करी। तो इस तरह जमहूरियत या जमहूरी रवायात जो हैं वो आगे नहीं पनप सकती। बाकी बात जो फिर PTI से भी बात कर लें सर, उसमें क्या हर्ज है? देखिए, आपने पिछले 5 सालों में देखा कि कितनी दफा PDM ने या मियां शहबाज शरीफ साहब ने एज ए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पहले दिन ही ऑफर की थी कि हम काम करना चाहते। ये कौन था? ये कौन डाकू था जो कहता था मैं इन चोरों से बात नहीं करूंगा, जो बाद में खुद डाकू निकल आया? आपके सामने है। आखिरी पूरी उनकी टीम ने डिसाइड कर लिया था कि जी कब इलेक्शन जनरल होने हैं, लेकिन एक शख्स ने सिर्फ इस वजह से कि वो उसमें नहीं आ रहा था, उसने उसको सबोटाज किया। बार बार उनके पार्टी लीडर्स कहते थे कि जी हमारा PDM के साथ हो गया राब्ता, कौमी असम्बली जो है वो डिसॉल्व हो रही है और इलेक्शन होने, हर चीज तय हो गई थी। ये कौन था? कौन बात नहीं करना चाहता? ये देखें, गैर सियासी लोग जो होते हैं वो बात नहीं करते। सियासी लोग अपने दुश्मनों के पास भी जाके उनसे वोट मांगते हैं और उन्हें मांगना चाहिए। ये कोई ऐसी बात नहीं है, उनका हक है। हर पार्टी का, हर कैंडिडेट का हक है कि वो हर एक के पास जाए।
देखिए ठीक मेरे सर। पास मेरा मुखालिफ भी वोट मांगने आ गया था, तो इसमें क्या हुआ, हमने आपस में बैठ के अच्छी तरह बात की और वो उसका मौक़िफ़ सुना, वो तो हमने सर अपना मौला सुनाया, मौला का उसमें सर क्या हो एक गया। खूबसूरत कॉल है सर कि दुश्मन के पास भी जाओ तो अपनी खुशबू फैला कर आओ। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। याया साहब, अगर आपसे मैं जानना चाहूँ, लेवल प्लेइंग फील्ड का केस हमने आज देखा, लतीफ़ खोसा साहब सुप्रीम कोर्ट में दोबारा पेश हुए। साथ साथ आइन और कानून के तहत इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि हर जमात को बुनियादी हक दिया जाए, इक्वल राइट्स दिए जाएं। अगर इलेक्शन कमीशन ये आइनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम होता है तो आइन क्या करता है इलेक्शन कमीशन के साथ? याया साहब थोड़ी रोशनी डालिएगा, और आपकी नज़र में इस केस का अंजाम क्या होते हुए नजर आ रहा है आपको? देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड होना, इस बात पे तो कोई दो राय नहीं है कि हर पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शंस में लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम इस बात की भी है कि लेवल प्लेइंग फील्ड होने का मतलब ये भी नहीं है, जो चीफ जस्टिस साहब कह भी चुके हैं, कि लगता ये है कि हर मामले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने लेकर आया जाता है। और शायद ये प्रेसिडेंट जो है वो पुराने चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने ही रखी थी, कुछ फेवरेबल ऑर्डर्स देकर। जब वो इमरान खान अदालत में आते थे तो उनसे बड़े अच्छी गुफ्तगू करते थे, तो शायद उन पीटीआई को यूँ लगने लग गया है कि लेवल प्लेइंग फील्ड लेने के लिए आपको रुजू करना पड़ेगा हाईएस्ट कोर्ट के पास। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि देखिए, जुडिशरी भी किसी विद इन सम पैरामीटर्स जो है वो काम करती है। जब भी अपने पैरामीटर्स से तजावुज़ किया है जुडिशरी ने, तो विद इन सम टाइम उनको बड़ी क्रिटिसिज्म मिली है। आप चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी से शुरू कर लें और चीफ जस्टिस साकिब निसार तक चले जाएँ, तो कभी भी जुडिशरी जो है वो जितना अपने मैंडेट से ओवरस्टेप की है अपनी जुडिशरी ने, तो फ्यूचर में कौन चीफ जस्टिस के लिए कोई अच्छी लेगेसी नहीं रही। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक तरफ आप लेवल प्लेइंग फील्ड मांगते हैं और आप कहते हैं हमें बल्ले का निशान ले लिया गया है, लेकिन 2021 से पेंडिंग इलेक्शंस जो हैं वो आप कभी भी फ्री एंड फेयर नहीं करवा पाए। फिर यह है कि आप, अगर आपके नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट होते हैं, तो आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल को बाईपास करके डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटिशन फाइल करते हैं। उसी तरीके से आप सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटिशन के अंदर आईजी को भी पार्टी बनाते हैं, चीफ सेक्रेटरीज को भी पार्टी बनाते हैं। आपसे कहा भी जाता है कि ये कौन सा कंटेम्प्ट का कानून है, क्योंकि ये तो शायद एक फर्स्ट ईयर लॉ स्टूडेंट को भी पता है कि कंटेम्प्ट जो है वो इट्स बिटवीन द कंटेम्नर एंड द कोर्ट। तो इसके अंदर ये आईजी और चीफ सेक्रेटरी कहाँ से आते हैं? उस पे खोसा साहब कहते हैं कि जी वो एक कंप्लेंट मैंने फाइल की थी इलेक्शन कमीशन में इनके खिलाफ। चीफ साहब ने कहा वो कंप्लेंट कहाँ है? उन्होंने कहा जी कंप्लेंट मैंने अनेक्स नहीं की। तो देखें जी, पीटीआई का जो ये स्टांस है कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, इस बात पे कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप अपने कागजी कार्रवाई को और कानूनी कागजात को इग्नोर नहीं कर सकते। कोई एक स्पेशल फेवर की तरह के आपको कोई एक फेवरेबल ऑर्डर मिल जाए कि सुप्रीम कोर्ट कल एक ऑर्डर पास कर दे इलेक्शन कमीशन को कि सारे नॉमिनेशन पेपर्स एक्सेप्ट कर लिए जाए, बैट भी इनको वापस कर दिया जाए, सारे केसेस के अंदर पीटीआई लीडर्स की बेल मिल जाए। एक प्रोसेस है, एक प्रोसीजर है। पीटीआई के लीगल टीम को चाहिए कि अपना होमवर्क को मजबूत करे, ताकि ये जो पेशावर हाई कोर्ट के सामने जैसे एम्बेरसमेंट हो रही है या आज सुप्रीम कोर्ट के सामने भी एम्बेरसमेंट हो रही है, ये एम्बेरसमेंट ना हो। अभी प्रॉब्लम ये है कि पीटीआई बन चुकी हुई है पीटीआई एल, मतलब पीटीआई लॉयर्स विंग। अब लेकिन मसला ये है कि जब वो लीगली भी वीक होगी, क्योंकि सियासी तौर पे तो पार्टी वीक है ही है, लेकिन अगर अब ये लीगली भी वीक होगी, तो फिर जुडिशरी अगर कुछ इनके लिए फेवर करना भी चाहे तो कैसे करे अगर कागजात ही ना उनके पास हो। तो पीटीआई को थोड़ा होमवर्क और थोड़ी मेहनत करनी चाहिए अपनी इस जुडिशियल एक्टिविज्म जो वो कर रहे हैं, कि जुडिशरी से चाह रहे हैं कि जुडिशरी ही इलेक्शन कमीशन बन जाए और इलेक्शन ट्रिब्यूनल बन जाए और चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी चीफ जस्टिस साहब बन जाए, तो फिर आप अपना होमवर्क पूरा कर लें। राइट याया साहब, अब मेरा वक्त बहुत कम बचा हुआ है, लेकिन आपने बात ऐसी कर दी है कि पीटीआई बन गई है पीटीआई एल। क्या जमात इस्लामी भी यही समझती है पीटीआई पीटीआई एल बन गई है? देखिए, ये तो मेरे ख्याल में खैर उन पर जो कि बुरा वक्त पड़ा हुआ है, और ऐसे बुरे वक्त में ज़ाहिर है कि कानूनी माहिरीन की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। तो वो बुरे वक्त में एल ही काम आता है। बुरे वक्त में तो ज़ाहिर है कि हर अदालत हर पार्टी के साथ यही होता है। नवाज शरीफ साहब के साथ भी यही हो रहा था। पीपल्स इसलिए पार्टी आप इत्तेहाद नहीं कर रहे पीटीआई के साथ? नहीं, मैंने कहा सारे लोगों को कोर्टों में जाना पड़ता है, वकील करने पड़ते हैं, तो ज़्यादा वकील सामने नज़र आने लगते हैं। वरना अदरवाइज़ वो एल बन गई है, एम बन गई है, ये तो मैं नहीं कहता। लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि देखिए, इस सिलसिले को अब ख़त्म होने चाहिए। नवाज शरीफ साहब पसंद नहीं थे, उनको नाअहल करवा दिया गया। बेनज़ीर भुट्टो पसंद नहीं थी, फलाने पसंद नहीं था, फातिमा जिन्ना, लियाकत अली फातिमा जिन्ना। खान। देखिए ना क्या तारीख़ है पाकिस्तान की। आप मतलब इसको
कि इसको किस तरह ठीक करेंगे। मैं कहता हूँ इतनी डोर उलझा दी गई है, ठीक करेंगे ये अच्छा नहीं, नहीं, डो जब इतनी उलझ जाती है तो काटनी पड़ती है। मजीद उलझाई जा रही है, पहले भी कट चुकी हैं। पहले भी कट चुकी है, लेकिन वो काटने वाले भी वही होते हैं, उलझाने वाले भी वो होते हैं, सीधा करने वाले भी वही हैं, मतलब जाए तो कहाँ जाए। क्या पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के पास कोई मुआशी प्लान है फैसल साहब? यकीनी तौर पर मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इस मुल्क का जो सबसे बड़ा मसला है ना जी, यानी मैं आपके सामने कोई दावा करूँ, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने किया कि 300 यूनिट हर एक को राशन फ्री कार्ड, दे किसान देंगे, कार्ड, इतने- मजदूर इतना कार्ड, फला- फला- फला, नौजवान ये कार्ड, सारी भूख चीज़ें। मिटाओ कार्ड। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इस वक्त जो सबसे बड़ा हमारा मसला है वो मसला मकसद जो सिस्टम इस वक्त मौजूद है चोरी उसको काम गलत चोरी। तरीके से चलाना है। शफाफियत मौजूद नहीं है, ट्रांसपेरेंसी मौजूद नहीं है। आप देखना शुरू कर दीजिए, बिजली का मसला हो, रेलवे का मसला हो, पीआईए का मसला हो, तो आपको हर जगह पर मखसूस वक्त किस्म फैसल के भाई लोग और खत्म हो मखसूस गया। आई किस्म एम का सो तरीका सॉरी। मैं दिखाएगा। शुक्रिया अदा करूंगा सैफुद्दीन एडवोकेट साहब का, फैसल नदीम साहब का, सेनेटर डॉक्टर असद अशरफ साहब का, आप तीनों मेहमानों का, साथ साथ याया फरीद साहब आपका भी। ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे माशी हालात, मुल्क के इकोनॉमी को। खुरम शहजाद मुझे ज्वाइन करेंगे। कर्जे रिकॉर्ड तादाद इजाफा, नुकसान सरकारी इदारों में रिकॉर्ड इजाफा। ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू सियासी शतरंज। प्रोग्राम के आगाज में हमने डिस्कस किया कि अगर कोई शख्स 5 साल तक मुल्क को बेपनाह नुकसान पहुंचाए तो उस पर ताहयात नाअहली नहीं लगेगी, वो 5 सालों के बाद वापस इक़्तिदार में आ सकता है। ये हमारे लिए बहुत ख़तरनाक बात है पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए। इसकी एक बुनियादी वजह यह है कि जिस रफ्तार से हम कर्जे ले रहे हैं वो बहुत ज़्यादा एक अलार्मिंग सिचुएशन है, और अब भी हमने होश के नाखून ना लिए तो हम शायद इतना नुकसान उठाएंगे जिसको हम बर्दाश्त न कर सकें। और हम ये जानते हैं कि सियासी हालात हों, मुआशरती हालात हों, वो सब के सब हमारे मुआशी हालात से जुड़े हैं। और पिछले अगर 2 सालों की बात की जाए तो पाकिस्तान के कर्ज़ों में 1400 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। पाकिस्तान के जो जितने भी मेजर सियासी आपके सरकारी इदारे हैं, जिसे हम स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस कहते हैं, उनका भी आज रिकॉर्ड सामने आया और मालूम पड़ा है कि उन्होंने सिर्फ नुकसान ही नुकसान किया। 1400 अरब का नुकसान सिर्फ इन इदारों ने किया है। और अगर हम कर्ज़ों की बात करें तो जितने कर्जे हमने इन गुज़िश्ता साल में लिए हैं निगरान हुकूमत ने, पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसी निगरान हुकूमत नहीं आई जिसने इतने कर्जे लिए हों। एक साल की बात अगर करें तो 430 अरब रुपए का इजाफा हुआ है कर्जों में। 2023 में वफाकी हुकूमत का जो मकामी लोकल कर्जा था वो 40,956 अरब पे जा खड़ा हुआ। वफाकी हुकूमत का जो गैर मुल्की कर्जा था वो 22,434 अरब पे जा खड़ा हुआ। यकीनन जिस रफ्तार से कर्जे लिए जा रहे हैं ये बहुत खतरनाक है। जिस रफ्तार से हमारे सरकारी इदारे नुकसान कर रहे हैं ये भी इंतहाई खतरनाक है। जितना भी पावर सेक्टर की बात करूं, पेस्को, कैस्को, हेस्को, लेस्को, सेस्को, टेस्को, मैपको, सब नुकसान में है। हैरत की बात तो यह है कि हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई हेस्को जो है उसका नुकसान एक साल का कोई 54.4 अरब रुपए था। और आज ही अखबार में उनका इंटरव्यू छपा हुआ है सीईओ साहब का, बशीर साहब का। वो कहते हैं हम तरक्याती काम तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। मैं सोचने पर मजबूर हो जाता हूं कि आखिर ये किस तरह का तरक्याती काम है कि एक तरफ 50-60 अरब का नुकसान, दूसरी तरफ डेवलपमेंट वर्क्स जारी हैं। उनको परवाह भी नहीं है। सोचने की जरूरत है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। खुरम शहजाद किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हमारे मुआशियात हैं, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। खुरम आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछ रहा हूं। जिस रफ्तार से हम कर्जे ले रहे हैं और निगरान हुकूमत कर्जे जिस तरह ले रही है, अगर इसी तरह लेती रही तो हम किस तरफ जा रहे हैं और कहां पहुंचेंगे हमारे कर्जे? खुरम शहजाद। जी बहुत शुक्रिया सलाह मुझे लेने के लिए। और देखिए कर्जे जो हैं सिर्फ कर्जे नहीं, 2-3 और फैक्टर्स हैं जो कि हमारी इकोनॉमी का बड़ा इशू बनते जा रहे हैं। कर्जे ऑफकोर्स स्टॉप करें, क्योंकि वो कहते हैं ना कर्जे लेने का मतलब ये होता है कि आप अपना फ्यूचर दाव पे लगा देते हैं। उसका जो नतीजा है वो आने वाले सालों में हम भुगतते रहेंगे। और जितने ज़्यादा कर्जे लेते रहेंगे उतने ज़्यादा हम आगे साल बढ़ाते रहेंगे जब तक हम जो है वो प्रॉब्लम में रहेंगे। और उसके साथ साथ फिर महंगाई में भी इजाफा होता रहता है। जो आपकी शरह सूद है वो नीचे नहीं आती। इन्वेस्टमेंट इन ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट, ये सारी अफेक्ट होती है। तो कर्जे जो है ना वो बहुत बड़ा इशू है और कर्जों को हमने किसी तरह से हैंडल करना है। और दूसरा जो बड़ा मसला है वो एनर्जी का है। और एनर्जी, क्योंकि हम सस्ती एनर्जी और जो है टाइम पे एनर्जी जो सप्लाई है वो सही से दे नहीं सकते पूरी सप्लाई। तो इस वजह से भी आपकी इकोनॉमी जो है वो हर्ट हो रही है। एक मुहतात अंदाजे के हिसाब से अगर आप एनर्जी जो है वो उतनी नहीं देते जितनी रिक्वायर्ड होती है तो 2 से 3% ऑफ जीडीपी
जो है वो आपकी ग्रोथ में कमी आती है या उस जो फ्लक्चुएशन है वो होती है। तो ये बहुत बड़ा एरिया है। थर्ड जो सबसे बड़ा वो टैक्सेस है। टैक्सेस में भी ये इशू है कि एक तरफ आप टैक्सेस सही जगह से नहीं लेते और एक सर्टन सेगमेंट को आप बर्डन करते रहते हैं, जिसमें इंडिविजुअल्स और जो फॉर्मल सेक्टर है वो दोनों शामिल हैं। आज आपके टैक्स के टारगेट इसलिए पूरे हो रहे हैं क्योंकि आपके यहाँ टैक्सेस लगाए बहुत ज़्यादा जा चुके हैं। तो इसमें कोई बहुत मेरे ख्याल में खुशी की बात नहीं है कि टैक्स टारगेट आपका ज़बरदस्त जा रहा है, पूरा हो गया। आप टैक्स देखें ना कितना आपने बढ़ा दिया। आज आप टैक्स को आपने 40% कर दिया है, 70% तक टैक्स चला गया है। उस टैक्स को आप 100% कर दें, अगले साल फिर आपका टारगेट मीट हो जाएगा। लेकिन ये कब तक पूरा होगा? एक सर्टन पीरियड तक पूरा होगा, फिर आपकी इकोनॉमी चोक हो जाएगी, जो हो रही है। तो इसलिए ये 3 बड़े फैक्टर्स है। चौथा क्लाइमेट चेंज है। और ये जो 4 मैंने फैक्टर्स बताए, कर्जा, तवानाई के इशूज, टैक्सेस का बहुत ज़्यादा होना और आपका क्लाइमेट चेंज, ये 4 ऐसे बड़े इशूज हैं तला, जिनको आज हमने बैठ के किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने मंशूर का हिस्सा बनाते हुए इसको प्रायोरिटी पे अगर जो है वो टैकल नहीं किया, तो जब वो गवर्नमेंट में आएगी तो मेरा नहीं ख्याल कि वो बिजनेस एज यूजुअल कर सके। क्योंकि इस वक्त मौका नहीं है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते बिजनेस एज यूजुअल। ये वो दौर नहीं है 2005 का, 2013 का, 2018 का कि हम कुछ अफोर्ड कर सकते थे, चलें जी थोड़ा सा आप धक्का लगाएं इकोनॉमी को। अब वो नहीं कर सकते, अब बहुत मुश्किल होगा। एक प्लान की जरूरत है, एग्जीक्यूशन जो है स्ट्रैटेजी की जरूरत है और एक टीम की जरूरत है जो कि आगे लेके खुर्रम, क्या आपको हैरत नहीं हुई कि निगरां हुकूमत केयरटेकर सेटअप इतने पैसे उधार और इतना लोन ले रही है, इतना कर्जा ले रही है, और जिस सिचुएशन में अगली हुकूमत को छोड़ के जा रही है वो फिर एक टाइम बॉम्ब है जो कि टिक 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 कर रहा है और अगली हुकूमत आएगी और वो बम फट जाएगा? जी एब्सोल्युटली, ये एक कॉज ऑफ कंसर्न है डेफिनेटली। और कर्जा जो है, अगर आप सिर्फ बैंकों की बात करें, अभी डोमेस्टिक बैंक से, शेड्यूल बैंक से जो कर्जा पिछले 6 महीने में लिया गया है वो पिछले साल के 6 महीनों से 3 गुना ज़्यादा है। तो 3 गुना ज़्यादा है, तो वो क्यों है? वो मुझे तो मैं ये देख रहा हूँ डिटेल्स में, कुछ कर्जा बैंकों से लेकर स्टेट बैंक को जो कर्जा है वो वापस दिया जा रहा है कुछ हिस्सा, ताकि आपका जो रुपये की सर्कुलेशन है थोड़ी कम हो। ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म जो है वो मैनेजमेंट है, जिसमें प्रॉब्लम ये होगी कि इवेंचुअली फिर स्टेट बैंक क्या करता है, बैंकों को पैसे देता है और फिर गवर्नमेंट बैंकों से दोबारा ले लेती है। तो वो एक सर्कल में हम फंस चुके हैं। तो ये ऑफकोर्स कॉज ऑफ कंसर्न है। ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी। हमें क्या करना है, देखें ये जो कर्जा है इसमें अगर हम जो है वो कमी लेकर आए, किस तरह से? एक तो ये हुआ है अच्छी बात कि जो सेकेंडरी मार्केट में जो शरत सूद है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आई है, इस एंटिसिपेशन में कि आगे आने वाले महीनों में रेट कट होगा। अगर रेट कट होता है तो नेचुरली जो गवर्नमेंट के अपने जो कर्जों की अदायगी हैं वो थोड़ी कम हो जाएंगी, या एटलीस्ट प्लान जो टारगेटेड है। अब अगर हमने कहा कि 7.5 ट्रिलियन यानी कि 7.5 खरब रुपए का हमने कर्जा पे करना है, तो वो 8.5 खरब रुपए का हो गया है। लेकिन 8.5 खरब से शायद ज़्यादा ऊपर ना जाए, लेकिन ये स्टिल बहुत बड़ी अमाउंट है। तो इसमें ये करना चाहिए कि आपको एक प्लान करना है आज कि IMF के प्रोग्राम के अंडर हमें रीस्ट्रक्चरिंग या रीप्रोफाइलिंग की तरफ जाना है, जिसमें क्या होता है कि आप जो आपके कर्जे जिनसे आप लेते हैं उनके साथ बैठते हैं, आप उनसे ये कहते हैं कि देखिए जी मेरे लिए अब ये इस काबिल नहीं हूँ मैं कि अब आपका कर्जा बहुत जल्दी लौटा सकूँ या इस क्वांटम में लौटा सकूँ। चलें वर्कआउट करते हैं, इसका कर्ज थोड़ा कम करते हैं, इंटरेस्ट रेट को थोड़ा ऊपर नीचे करते हैं, थोड़ा सा टाइम बढ़ा देते हैं। पर हम पिछले काफी वक्त से आपको नहीं लगता खुर्रम हम यही करते आए हैं, रीस्ट्रक्चरिंग, रीप्रोफाइलिंग, जो मुलाकातें होती हैं? नहीं, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। रिस्ट्रक्चरिंग आराम से नहीं होती, रिप्रोफाइलिंग ऐसे नहीं होती। आराम से बैठ के आपको प्लान देना पड़ता है। और आप ये भी बताते हैं कि अगर आप कर्जे का वक्त थोड़ा बढ़ा दें तो हम आपको ऐसे ऐसे जनरेट करके देंगे, और फिर आपको उस प्लान पे स्टिक करना पड़ता है, उस प्लान को आपको देना पड़ता है, उस प्लान के साथ फिर काम करना पड़ता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो भी गवर्नमेंट आ रही है, मैं ये नहीं देख रहा, कोई पॉलिटिकल पार्टी मैंने ये नहीं देखी जो कि आके ये बता सके कि हमारे मसले क्या हैं, डेप्थ ऑफ द प्रॉब्लम क्या है और उसका ये हल है। ज़्यादा दिन ये कहना कि ये हल है और ये हमारी टीम होगी और इस तरह से हम जो है आगे लेके चलेंगे, ये प्लान का डिस्कशन होना चाहिए मीडिया पे। ये हमें जो है डिबेट करनी चाहिए कि कौन सी पार्टी के पास कितना स्ट्रॉन्ग प्लान है इतने बड़े प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए। ये कोई बात नहीं कर रहा। कि जो बात नहीं करेगा, पहले आप देख लीजिएगा जब इलेक्शन हो गए, पार्टी आ जाएगी कोई भी या पार्टीज आ जाएंगी और उनके पास प्लान नहीं होगा, तो यकीन करें हमारा प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाएंगे। IMF आपको कर्जा ऐसे नहीं देगा। आप ये सोच रहे हैं ना कि जी हमें बड़ा IMF का प्रोग्राम मिल जाएगा और हम इसके बाद बड़े IMF प्रोग्राम $10-12 अरब के लिए चले जाएंगे। IMF नहीं देगा आपको इतने आसानी से प्लान। जब तक आपको प्लान नहीं होगा वो क्यों आपको पैसे देगा? जब तक आप ये नहीं बताएंगे कि मैंने अपने मसले कैसे रिजॉल्व करने, तभी आप मुझे पैसे दें। तो मुझे लगता है कि एक टफ टाइम जो है वो आएगा अगर आज हमने प्लान नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब, आपने कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। मैं आखिर में तो यही कहूँगा कि ठीक है, अगर हुक्मरानों को, सियासतदानों को, सियासी पार्टियों को नहीं एहसास अपनी जिम्मेदारी का, उनके पास प्लान मौजूद नहीं है मुआशी बुहरान से मुल्क को सही तरीके से निकालने का, तो फिर आपके पास ही ज़रूर ताकत है
कि अपने वोट को सही इस्तेमाल करें, वोट की ताकत उसी पे दें जो कि आपको लगता है कि प्लान जिसके पास हो, कर्जों का, टैक्स रिफॉर्म्स का, डेट रिफॉर्म्स का, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के नुकसानात को कम करने का, मेरे ख्याल से अगर आपने सही फैसला किया तो मुल्क का मुस्तकबिल संवर सकता है। मुझे इजाज़त दीजिए, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।